द्वितीय अमरवाड़ा छिंदवाड़ा में लोक रंग की प्रस्तुति होगी और स्थानीय संयोजक रहेंगे अंबर तिवारी जी। तृतीय लोक रंग की प्रस्तुति में स्थल रहेगा दसई मांडू धार और स्थानीय संयोजक रहेंगे कृष्णा मालीबाड़। और अंतिम समापन चतुर्थ दिवस के लोक रंग की प्रस्तुति होगी समनापुर डिंडोरी में और स्थानीय संयोजक रहेंगे शुक्ल ध्रुवे। कार्यक्रम 2 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम चरण में लोक रंग की प्रस्तुति है और द्वितीय चरण में लोक वार्ता परिचर्चा, जिसका विषय है आदिवासी कलाएं, स्वरूप और संभावनाएं। और संपूर्ण इसको 4 दिन में विभक्त किया है। प्रथम दिवस आदिवासी चित्रकलाएं संभावना में विषय विशेषज्ञता के रूप में विराजमान रहेंगी श्रीमती शुभा वैद्यताई जी, जो सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं मुंबई से। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में संरक्षक मार्गदर्शक परम सम्माननीय श्री गिरिजाशंकर जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। साथ ही इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे श्री प्रमोद झा जी, जो संगठन मंत्री हैं संस्कार भारती मध्य क्षेत्र। द्वितीय दिवस के सोपान में विषय रहेगा आदिवासी नाट्य कलाएं, स्वरूप एवं संभावनाएं। और मुख्य वक्ता के रूप में प्रोफेसर वामन केंद्रे, पूर्व निदेशक राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। और विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगे युवा रंगकर्मी आशीष पाठक और अन्य रंगकर्मी भी कल विराजमान रहेंगे। तृतीय दिवस के सोपान में विषय रहेगा आदिवासी नाट्य कलाएं, स्वरूप और संभावनाएं। मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी, विभागाध्यक्ष नाट्य कला विभाग वर्धा विश्वविद्यालय। विषय वस्तु पर प्रकाश डालेंगी युवा रंगकर्मी प्रियंका शक्ति ठाकुर। और चतुर्थ दिवस का सोपान रहेगा आदिवासी नृत्य कलाएं, स्वरूप एवं संभावना दिवस। मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहेंगे श्री राजीव वर्मा जी, वरिष्ठ फिल्म अभिनेता एवं रंगकर्मी। मुख्य वक्ता के रूप में रहेंगे श्री संजय उपाध्याय जी, संगीत नाटक अकादमी अवार्डी वरिष्ठ रंगकर्मी। और उस दिन का विषय रहेगा अंतिम विषय आदिवासी संगीत कलाएं, स्वरूप और संभावनाएं। आयोजन समिति के रूप में है इंद्रवती नाट्य समिति सीधी, संस्कार भारती मध्य क्षेत्र एवं राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ग्वालियर मध्य प्रदेश। सहयोगी संस्थानों के रूप में है इंद्रवती लोक कलाग्राम हस्तिनापुर, स्वयश लोक रंग एवं नाट्य समिति अमरवाड़ा, मांडव लोक कला सांस्कृतिक समिति निवशीड डिंडोरी, ट्रांसफ्रेम सीधी, आर्ट ऑन क्लिक, एक्सट्रीम आर्ट एंड एजुकेशन सोसाइटी। संरक्षक हैं हमारे मार्गदर्शक हैं परम आदरणीय गिरिजाशंकर सर। मार्गदर्शन के रूप में है श्री प्रमोद झा जी, सहयोग डॉक्टर अनूप मिश्रा जी, परिकल्पना नीरज कुंदेल जी, प्रबंधन रोशनी प्रसाद मिश्र और संयोजन रजनीश जायसवाल। तो इस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा है। मैं कार्यक्रम के प्रारंभ में जाऊं उससे पूर्व मैं आप सभी गुणीजनों को प्रणाम करता हूं। और ये जो आदिवासी संस्कृति है, जो प्रकृति के सबसे करीब है, जिनके कारण हमारी समस्त कलाएं पल्लवित पोषित होती हैं, और जब प्रकृति थी तब से ये जनजाति रही है और उसी के परिणाम स्वरूप हमारी कलाएं हैं। तो इन कलाओं के रूप पर आज विचार विमर्श होगा। और मैं कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु सर्वप्रथम हमारे मार्गदर्शक, हमारे अग्रज और जिनका मार्गदर्शन हमें हमेशा प्राप्त होता है, हमारे मुख्य अतिथि माननीय गिरिजाशंकर सर, उनको आमंत्रित करूं और उनका परिचय भी दूं। ये भी ऐसा ही है जैसे एक सूर्य को दीप प्रज्वलन करने के समान। परंतु गिरिजाशंकर सर एक ऐसे पत्रकार, एक ऐसे राजनीतिक विश्लेषक, एक ऐसे कला समीक्षक हैं जिन्होंने न केवल मध्य प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में युवा रंगकर्मियों को लगातार मार्गदर्शन दिया है, अपना आशीर्वाद वो देते हैं और रंग कर्म के नित्य नए आयाम को लेकर लगातार योजनाओं पर काम करते हैं। और न केवल योजनाएं बनवाते हैं बल्कि धरातलीय रूप पर उनको क्रियान्वयन कैसे किया जाए, ऐसा उनका मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता है। अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से आपको सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक पदों पर वो विभूषित हैं और साथ ही कला के विविध
पक्षों को लेकर, विशेष रूप से मैं बात करूं रंग कर्म प्रत्येक पहलू पर बहुत उत्कृष्ट माध्यम से योगदान देते हुए हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो मैं बहुत ही विनम्रता के साथ, बहुत सम्मान के साथ, आदर के साथ परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर से अनुरोध करता हूं कि अपना मार्गदर्शन प्रदान करते हुए इस विषय पर भी संक्षिप्त प्रकाश डालने की कृपा करें। परम आदरणीय गिरिजा शंकर सर। धन्यवाद हिमांशु। ये बहुत अच्छी बात है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 4 दिन का जो आयोजन किया जा रहा है और जिसके माध्यम से आदिवासियों की संस्कृति, उनकी कलाएं, उनकी जीवन शैली पर विचार विमर्श का सिलसिला जो चलाया जा रहा है बहुत ही सराहनीय है। साथ ही उन लोक कलाओं का प्रदर्शन भी इस विचार विमर्श के साथ में रखा जाना, ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल आज जो आदिवासी दिवस के रूप में जो हम आदिवासियों को याद कर रहे हैं, जरूरत इस बात की है कि लगातार उनके साथ काम करने की। आप ये देखेंगे कि आदिवासी दिवस के रूप में सांकेतिक रूप से भले ही आज हम उस दिवस के संदर्भ में बात कर रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि जो हमारी सारी कलाएं हैं, सारी संस्कृति है, उसका संरक्षण और जो लगातार उसमें काम करने का जो काम हुआ है वो हमारे आदिवासी अंचलों में ही हुआ है। गांव देहात उन्हीं इलाकों में रहा है और हमारी तमाम लोक संस्कृति उन्हीं के जरिए संरक्षित रही है। दुख की बात यह है कि पिछले कई सालों से हम ये अनुभव कर रहे हैं कि उन लोक कलाओं का धीरे धीरे लोप हो रहा है। बहुत सारी आदिवासी बोलियां जो है वो लुप्त होती जा रही हैं। उनके डॉक्यूमेंटेशन का एक जो बहुत जरूरी काम है वो किसी स्तर पर जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। तो आज हमको इस आदिवासी जीवन और आदिवासी संस्कृति पर बात करते हुए इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि समूची आदिवासी संस्कृति को, उनकी लोक कलाओं को, उनके संगीत को, उनके रीति रिवाजों को कैसे हम लुप्त होने से बचाएं, उसका संरक्षण कैसे हो, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनका डॉक्यूमेंटेशन किया जाए। सरकार के स्तर पर भी इस बात का प्रयास होना चाहिए कि एक अलग संस्कृति विभाग में एक अलग प्रोजेक्ट के रूप में काम किया जाए, जिससे कि उन अमूल्य संस्कृतियों को नष्ट होने से, लुप्त होने से हम बचा सके। दूसरी बात यह है कि जब आदिवासी दिवस की बात करते हैं तो हम केवल उनकी संस्कृति तक ही सीमित नहीं रह सकते, हमको थोड़े व्यापक परिप्रेक्ष्य में चीजों को देखना चाहिए। आदिवासियों के हक और उनके विकास, ये 2 ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की और काम करने की जरूरत है। आदिवासी दिवस मनाने के पीछे भी शायद यही मंशा है कि उनके हितों की, उनके हकों की रक्षा कैसे की जाए। तो एक बहुत आजादी के बाद से जो आदिवासियों के विकास को लेकर जो एक 2 थॉट रहे हैं, एक उनको जो है आवाज आ रही है? जी गुरुजी आवाज आ रही है। मेरा बाकी सभी से अनुरोध है कि कृपया माइक म्यूट कर लें। बाकी सभी लोग माइक म्यूट कर लें। 2 स्कूल ऑफ थॉट रहे हैं आदिवासियों के विकास को लेकर, आदिवासियों को लेकर। एक, उनको बिल्कुल अलग थलग रखा जाए और उनको कहीं मिक्सअप ना होने दिया जाए, एक संग्रहालय के रूप में उनको सुरक्षित रखा जाए। दूसरा, उनको जो सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम है उससे उसको जोड़ा जाए। तो मैं समझता हूं कि इस पर भी विचार करने की जरूरत है कि आज हमको उनको किस हद तक अलग थलग रखना है, किस हद तक उनको जो शेष समाज है उसके साथ जोड़कर आगे चलना है। कई बार ये बात होती है कि जो आदिवासी समाज है वो विकास को स्वीकार नहीं करता। जो सुविधाएं और लोगों को उपलब्ध है उन सुविधाओं से वो दूर रहना चाहता है। शायद आवाज चली गई। अरे आवाज, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है, आवाज आ रही है जी, आ रही है। 80 के दशक में 80-81 में मैं
बस्तर गया ये जानने समझने के लिए कि क्या वाकई आदिवासी अपने आप को अलग थलग रखना चाहते हैं। जो विकास की धाराएं हैं, जो भौतिक सुविधाएं हैं, जो सरकारों द्वारा प्रदान की जाती हैं, क्या अस्पताल, नलकूप या दूसरी और सुविधाएं क्या वो नहीं चाहते? क्योंकि आमतौर पर सरकारें यही कहती हैं कि चूंकि वो इन सुविधाओं को स्वीकार नहीं करते, वो इसलिए वहां पर विकास की धारा उस तरह से नहीं जा पाती। लेकिन जब इस बात को देखा गया तो मैंने ये पाया कि आदिवासी पूरी तौर पर उन तमाम सुविधाओं और विकास के तमाम चीजों को स्वीकार करने के लिए बिल्कुल तत्पर रहते हैं। ये जरूर है कि हम खुद उन तक नहीं पहुंचते। वो एक लंबी रिपोर्ट उस पर मैंने तैयार की थी, जिसको के बाद में स्टेट्समैन का जो रूरल रिपोर्टिंग का अवार्ड, नेशनल अवार्ड है, वो मिला। तो हमको आज इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि हम उनकी संस्कृति के संरक्षण, उसकी रक्षा, उसके उन्नयन के साथ साथ उनके हकों और हितों की भी रक्षा हम कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको उस विकास की धारा से जोड़ सकें। और दूसरी बात ये भी विचार करने की जरूरत है कि आखिर उनको शेष समाज से अलग काट कर बिल्कुल अलग रखना है, या उनकी संस्कृति और उनकी सामाजिक जो मान्यताएं हैं, उनके रीति रिवाज हैं, उनकी जीवन शैली है, उसको पूरी तौर पर सुरक्षित रखते हुए उनको शेष समाज से भी हम जोड़ कर रखें और एक व्यापक समाज का निर्माण करें। इन तमाम बातों पर भी विचार इन गोष्ठियों में 4 दिनों में यदि हो सके तो बहुत अच्छा रहेगा। मैं समझता हूं कि इस तरह के प्रयास जो संस्कृति कर्मी कर रहे हैं, विचार गोष्ठी और उनके कलाओं के प्रदर्शन का, इसका जाहिर तौर पर बहुत एक तार्किक निष्कर्ष निकलेगा और आदिवासियों के साथ जुड़ने, आदिवासियों को अपने साथ जोड़ने, उनकी संस्कृति के साथ हम आगे बढ़ें, इस दिशा में कुछ सार्थक हम आगे बढ़ पाएंगे। यही उम्मीद और इसी शुभकामना के साथ आप सब लोगों को बधाई देता हूं मैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गुरुजी। निश्चित ही आपका जो मार्गदर्शन है, आपके जो विचार हैं, और आपने एक लंबे अंतराल तक आदिवासी कलाओं और आदिवासियों के लिए कार्य किया है, पत्रकारिता के माध्यम से भी योगदान दिया है, जिस हेतु आपको अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। और आपके मुखारविंद से जो आज वक्तव्य निकले हैं, निश्चित ही हम जो युवा संस्कृति कर्मी हैं उसको अपना कर एक सदमार्ग पर चलने के लिए प्रेरित होंगे और निश्चित ही एक सद परिणाम हमें प्राप्त होगा। हम दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय गिरिजा शंकर सर। प्रणाम। हमारे साथ जुड़ गए हैं माननीय प्रमोद झा भाई साहब जी, जो हमारे आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करूं उससे पूर्व जो हमारे साथी युवा जुड़ गए हैं, मैं उनका भी स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, जो मैं स्क्रीन पर देख पा रहा हूं, चाहे वो हमारे सौरभ जी हो, चाहे हमारे संस्कार भारती के महत्वपूर्ण पदाधिकारीगण हो, चाहे आलोक चटर्जी सर हो, और ग्वालियर के जितने भी संस्कार भारती के सम्मानीय सदस्यगण हैं, मैं उन सभी का दिल से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। अब मैं विनम्रता पूर्वक इस कार्यक्रम की जो परिकल्पना है, इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है, उसके पीछे जो मार्गदर्शन हमें प्रदान किया है आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब, उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूं। आप एक ऐसे समाज सेवी और एक ऐसे राष्ट्रभक्त के रूप में काम कर रहे हैं जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन इस निष्ठा को समर्पित कर दिया है। आप संघ के वरिष्ठ प्रचारक हैं, आप दतिया से प्रचारक रहे हैं और उसके बाद ग्वालियर महानगर के आप प्रचारक रहे हैं। और मेरा भी सौभाग्य है, दतिया ही मेरा एक मूल ग्राम पड़ता है और उसी गांव के पास के आप हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आपका छोटा भ्राता हुआ हूं। उस उद्देश्य से भी कहीं ना कहीं मैं आपसे थोड़ी सी ले लेता हूं आपसे गुंजाइश। अब उसके बाद देवास आदि जिलों के प्रचारक का कार्यभार आपने निभाया और एक लंबा अंतराल वहां पर एक संगठन को मजबूत करते हुए उसको बहुत उत्कर्ष पर पहुंचाया। तदुपरांत आप इंदौर और धार में विभाग प्रचारक रहे और उसके बाद आप मालवा प्रांत में प्रांत संगठन मंत्री रहे। वर्तमान में आप संस्कार भारती के क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं
और युवाओं में एक नई ललक, नया ओतप्रोत और कलाओं के माध्यम से कैसे संस्कारवान हो, कैसे हमारी राष्ट्रीयता का बोध हो, कैसे हम अपने जीवन को उत्कर्षपूर्ण बना पाए, और ऐसी मनस्थिति को हमेशा प्राप्त करने के लिए हमारे परम आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त होता है। और मैं संपूर्ण जो आयोजक मंडल है, उस संपूर्ण परिवार की तरफ से आपके दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, और साथ ही अनुरोध करता हूं कि इस विषय पर अपना मार्गदर्शन, अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करने की कृपा करें। आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब जी। भाई साहब अनम्यूट कर लीजिए, आपका माइक म्यूट है। आवाज आ रही हिमांशु जी? जी भाई साहब आ रही है। हेलो भाई साहब, सुन पा रहे हैं आप हमें? हेलो भाई साहब, आवाज आ रही है आपकी? अब अभी दोबारा ऐड हुआ जी। अब माइक म्यूट हो गया है राज बिहारी जी। जी जी हिमांशु जी। जी भाई साहब। तो हमको आता नहीं है, इसलिए हमको पहले से बताना, मेरे को मालूम नहीं था कि आज हमको रहना है। अरे भाई साहब इसलिए लगातार संपर्क में मतलब थे। नहीं, हाँ, तो मेरे को इतना मालूम था, मैं सुन रहा था बहुत अच्छा सब कुछ, लेकिन मेरे को भी बोलना पड़ेगा ऐसा मालूम नहीं था। तो आज गिरजा शंकर जी भाई साहब का मार्गदर्शन, उसके बाद कुछ बोलना ऐसा आवश्यक नहीं लगता। फिर भी आदिवासी दिवस, जो मूल निवासी दिवस या अन्य नामों से भी अपने संघ परिवार में उसे वनवासी दिवस विभिन्न प्रकार से जानते हैं। इस अवसर पर अभी तक मैं धार में प्रचारक रहा तो बस वो रैलियां, मांगे और हमारी मांग पूरी हो चाहे वो मजबूरी हो, लेकिन ये नीरज जी और हिमांशु के माध्यम से जो हेलो, मैं बताने वाला था, एक्चुअली उनको दोपहर में एडमिट करना पड़ा गुरुजी, गिरिजा शंकर सर कम हो गया था। शिवा से अनुरोध है कि शिवा माइक म्यूट कर दें। जी हिमांशु आप दिखते रहेंगे तो मैं संवाद अच्छा कर पाऊंगा। जी जी, मैं दिख रहा हूँ सर, तत्पर हूँ। वीडियो चालू रखे मतलब। जी जी तो बिल्कुल। अभी तक केवल वो हमारी मांगे एक विशेष समुदाय की आवश्यकताएं जो हैं उनकी मांग रहती थी और उसी पर उनका ध्यान केंद्रित, लेकिन इसको एक रचनात्मक रूप जो आप लोगों ने दिया, इसके लिए आप बहुत बहुत आभारी। कि आदि जो कला क्षेत्र है उसमें उनको कैसे आगे आना आए वो, और कैसे हम सारे लोग उनके लिए प्रगति के लिए प्रयास करें। एक तो जो अभी एक शब्द वो हम लोगों को भी बार बार उसमें रखना पड़ेगा, उनका कहते ही उन लोगों के लिए उनकी ये उनका वो उनकी संस्कृति उनकी कला, ये शब्द जो अपनी वनवासी कला के में जो पिछड़ापन आ रहा है, उस अपनी संस्कृति जो वनवासी संस्कृति, अब जैसे नाट्य है और कथक है, चित्र है, तो आप अन्य शैलियों को उनकी उनकी नहीं बोलते हैं हम लोग, लेकिन वो आदिवासी शब्द कहते ही उनके द्वारा रक्षण, उनका ऐसा नहीं, आदिवासी कला है उसको जो विलुप्त हो रही है, और भी चीजें कई विलुप्त होने की उसमें आती हैं, तो हम सब लोग संरक्षण करते हैं उसका। और इसलिए अपनी जो वनवासी संस्कृति है, हमारी वनवासी कला, उसका संरक्षण कैसे हो। अभी हम एक कटनी प्रवास पर थे तो जोधन बाई जी, उनको कई पुरस्कार मिले, एक सामान्य से एकदम महिला, और वो इतना सुंदर चित्र बनाती, लेकिन बैगा जनजाति से है वो, और वो जाति विलुप्त श्रेणी में आने वाली है। और इसलिए हम सब लोगों का प्रयास
जी आपका आज का कार्यक्रम शायद आदिवासी दिवस को एक सुंदर स्वरूप देने के लिए जो मील का पत्थर होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे हम 8-10 साल से जो प्रचलन में आया है दिवस, हम सभी कार्यक्रम में गए तो सब सारे के सारे राजनीतिक थे, प्रायोजित थे और हमारी मांगे पूरी होना चाहिए, आरक्षण और इसी पर केंद्रित रहता था और मुख्य तो उसमें राजनीति ज्यादा हावी हो जाती थी। आज का कार्यक्रम आप लोगों ने जो बनाया है और गिरजा शंकर जी जैसे महान पत्रकार विचारक को आप लाए और उनके जो बिंदु आपने लिखे होंगे उन बिंदुओं को कल पोस्ट बनाकर उसको स्थायी अपने पास वो पाथेय के रूप में रहना चाहिए और वो बिंदु जो है वो हमारे अपने समाज में कि हमारे अपने संस्कृति वनवासी हमारे बंधु उनको कैसे हम किन किन क्षेत्रों पर राजनीतिक है सामाजिक है सत्ता के रूप में है ऐसे सब उनकी संस्कृति का संरक्षण। दूसरा कि जो है अब मैं आपसे केवल इतना निवेदन करता हूं आपकी जो टीम है इसमें कितने प्रकार की हमारी आदिवासी कला है, चित्रों में है, नाटक में है, गीत में है, साहित्य में है, इसका हम एक कहीं होगा पहले से भी होगा जो होगा उसका कलेक्शन हम एक जगह करते हुए और आप सभी लोग इंद्रावती है हिमांशु जी भी एक संस्था चलाते हैं हमारा अपना जो भी संस्था है संस्कार भारती मिलकर ऐसी कितने प्रकार की कला उसका एक पंजीयन एक हमारे ऊपर एक डाटा पूरा आना चाहिए और हम कहाँ किस विधा में हम कमजोर पड़ गए हैं हमारी वनवासी संस्कृति आदिवासी संस्कृति तो उसको सहेजने के लिए कितने हम प्रयास कर सकते हो। मैं बार बार फिर से हमारे मुंह से वही निकल रहा कि आपका आज का कार्यक्रम वनवासी आदिवासी सकारात्मक मील का पत्थर बनने वाला है। लोग आज के दिवस के रूप में जैसे व्यक्ति का जन्मदिन आता है समाजों के महापुरुषों की जयंती आती है तो कोई एक संकल्प लेते हैं। आज हम सब जो लोग जुड़े हैं सभी अपनी जो आदिवासी परंपराएं हैं संस्कृति है कला इसके संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। ये आज का दिवस वनवासी संस्कृति संरक्षण उसका संकल्प का दिवस है ये और गिरजा शंकर जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सभी नीरज जी ने हमसे बात की थी कुंतल जी आज संचालन कर रहे हैं और अपना राजा मानसिंह महाराजा मानसिंह विश्वविद्यालय उन सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारी मांडव की संस्था आप लोगों का यह प्रयास मैं आपको अपने भरोसे से कह सकता हूँ कि यह प्रयास अब आदिवासी दिवस के रूप में इस प्रकार की रचनात्मक क्षेत्रों में ये प्रवेश करेगा ऐसा मेरे को भरोसा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इस विधा में सब कुछ बोलते हुए भी आप कह रहे हैं कि मुझे इस विधा में नहीं है और निश्चित ही आपने जो अपना संपूर्ण जीवन एक संस्थान एक राष्ट्र के लिए समर्पित किया है वो हम सबके लिए प्रेरणादायी है। कला संस्कृति के माध्यम से राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो और इस तरह के कार्यक्रम के द्वारा जो आपने डाटा संरक्षण की बात कही और जो एक इस तरह के आयोजनों को लेकर जो सकारात्मक रूप से आपने परिचर्चा की और हमारा मार्गदर्शन किया उसके लिए मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूं। संपूर्ण जो हमारा परिवार है जो आयोजक मंडल है और निश्चित ही आपसे निरंतर हम मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे और उस कर्म को भी करेंगे जिससे हमें सद परिणाम प्राप्त हो। आदरणीय बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रमोद झा भाई साहब जी। मैं कार्यक्रम के अगले क्रम में जाऊं और हमारी जो आज की मुख्य वक्ता है श्रीमती शोभा वैद्य ताई आदरणीय दीदी उससे पहले मैं पुनः जो हमारे साथ नए हमारे मार्गदर्शक जुड़े हैं मैं विशेष रूप से चूंकि बहुत अल्प समय में आज ही इस कार्यक्रम की रूपरेखा फाइनल हुई आज ही नीरज भाई ने कहा मैंने बिल्कुल जरूर होना चाहिए और इसी क्रम में मैंने हमारे माननीय कुलपति प्रोफेसर पंडित साहित्य कुमार नाहर सर को भी आज ही निवेदन किया और उन्होंने सहर्ष स्वीकार किया। तो इस मंच के माध्यम से मैं उनका भी स्वागत वंदन करता हूं। हमारे कुल सचिव सर डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा जी का स्वागत वंदन करता हूं। वो जुड़े हुए हैं आज मैंने उनसे आग्रह किया कि आपने बोला लेकिन उन्होंने कहा मैं समापन अवसर पर बोलूंगा बीच में कभी आऊंगा लेकिन मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी विद्वत जन जो हमारे साथ कला मर्मज्ञ
और साथ ही युवा रंगकर्मी सभी जुड़े हुए हैं, उनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के अगले क्रम में अब हम जिनका इंतजार कर रहे थे, जो चातक की तरह हम लोग बैठे हुए थे, आदरणीय ताई शोभा वैद्य जी, और उनका भी परिचय मैं देना चाहता हूँ, लेकिन सीधा यही है कि कला के क्षेत्र में उन्होंने इतना कार्य किया है, इतना योगदान दिया है, जो आज का हमारा विषय है, विशेष रूप से आदिवासी चित्रकलाएं, कि कितना भी उनका परिचय दें वो अल्प ही है। परंतु फिर भी मैं एक छोटे भाई के नाते एक धृष्टता करते हुए उनका परिचय देता हूं, जो हमारे युवा साथीगण जुड़े हुए हैं। आदरणीय श्रीमती शुभा वैद्य ताई जी, जो सुप्रसिद्ध चित्रकार हैं, आप इंदौर से ताल्लुक रखती हैं और जे स्कूल ऑफ फाइन आर्ट मुंबई से आपने कला में विशेषज्ञता हासिल कर शिक्षण प्राप्त किया है। आपकी कलाकृति फिगरेटिव पारंपरिक शैली पर होती है, जिसमें प्राथमिक रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। अन्य कलर जो होते हैं, चित्रकला की जो विविध शैलियां हैं, उनका वह प्रयोग नहीं करती। अर्थात मूल जो रंग हैं, जो हमारे पारंपरिक आदिवासी जनजाति और प्राकृत रंग हैं, उन्हीं से उत्पन्न आपकी पेंटिंग्स होती हैं। आपने संपूर्ण भारतवर्ष में अनेकों भ्रमण कर कार्यशालाओं का आयोजन किया, व्याख्यान सेमिनार का आयोजन किया और आदिवासी एवं पारंपरिक शैलियों पर अनेक शिविर लगाए, और इनमें विशेष रूप से 10 दिवसीय आवासीय शिविर होता है, जिसमें वहां पर सभी बच्चे रहकर चित्रकला के विविध पक्षों को सीखते हैं। अभी आप वर्तमान में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही हैं। नारायण मंडपम सार्वजनिक न्यास ट्रस्ट के माध्यम से आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है। अनेक राष्ट्र भर में आपकी प्रदर्शनियों का आयोजन किया जा चुका है। वर्तमान में आप ललित कला अकादमी नई दिल्ली की जनरल काउंसिल की सदस्य मेंबर के पद पर कार्यरत हैं। इसी के साथ आप फिल्म सेंसर बोर्ड मुंबई एवं संस्कृति संचालनालय मध्य प्रदेश शासन की भी मानद सदस्य के रूप में अपने हम सभी को सुशोभित कर रही हैं और हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान कर रही हैं। तो ऐसी विभूति का मैं जो संपूर्ण आयोजक मंडल है, संपूर्ण जो जितने भी हमारे सभी लोग जुड़े हुए हैं और जितने भी सुधी दर्शक गण हैं, उनकी तरफ से बहुत विनम्रता पूर्वक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं और साथ ही आग्रह करता हूं कि आपके मुखारविंद से अब इस विषय पर हम अपने आप को और लाभान्वित करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। आदरणीय श्रीमती शोभा वैद्य ताई जी। हिमांशु जी, एक क्षमा चाहता हूँ, ये सारी अपनी जो चल रहा है कार्यक्रम, ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आप क्या? नहीं जी जी, हो रहा है जी। धन्यवाद धन्यवाद। हमारे शिवा हैं छोटे भाई, वो पूरे तकनीकी संयोजन को देख रहे हैं। जी 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 ताई नमस्कार। ताई अनम्यूट करना पड़ेगा, ताई अनम्यूट करना पड़ेगा। बिल्कुल आ गया। जी ताई, जी ताई प्रणाम। वही बात होती है कि एज के हिसाब से नया टेक्निक हमको आता नहीं है, थोड़ी सी आपकी गाइडलाइन मिल जाती है तो हम लोग कर लेते हैं। आज का दिन जो है, एक सच्ची में कहूँ तो आदिवासी लोगों के लिए ही मुझे ऐसे लगता है कि हमने कुछ जो चित्रकलाएं हैं, वो उनकी जो एक मन में छाप पड़ जाती है, वो अमिट रहती है। और हमारे जैसे समकालीन चित्र कलाकारों के लिए उनके जो फॉर्म्स है, उनका जो रेखांकन है, उनकी जो रंग है, वो बहुत आकर्षित करते हैं। वैसे देखा जाए तो अभी बहुत सारी कलाकृतियों का सीखने के बाद ऐसे लगा कि उनमें जो भोलापन है वो हमारे पेंटिंग में नहीं आ पाता। उसके साथ ही उनकी जो रंग संगति है या उनका जो रेखांकन है, वो रेखांकन सिर्फ काले रंग का नहीं होते हुए उनमें जो फोर्स है, वो एक बहुत हमारे जैसे चित्रकारों को आकर्षित करता है। हम देखें तो संजा, जिराती, गोदना, सौरा, वारली, गोंडी, भील, पिठोरा, पट्टचित्र, ऐसे बहुत सारी चित्र शैलियां हैं। और उनमें देखा जाए तो उसमें से सौरा और वारली ये सिर्फ काले रंग से की जाती है, लेकिन उनके जो फॉर्म्स है वो बहुत कम है। वारली में तो 2 त्रिकोण है, 4 लाइनें हैं, महिला है तो जूड़ा है,
यदि आदमी है तो उसको शेंडी चोटी लगाई जाती है, और जो भाव उनमें जो व्यक्त होते हैं वो इतने से फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं। अभी हम समकालीन चित्रकला आपको देखते हुए उसमें कुछ कलर्स भी भर देते हैं। आदिवासी हमारे ही है, उनकी कला हमको ऐसे लगती है कि उनमें हमने जो किया हुआ जो काम है वो कहीं नहीं दिखाई देता। उनकी जो परंपरा है वो परंपरा वो चलाते रहते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को वो अपना पूरा ज्ञान दे देते हैं। पहले ये चित्रकला हमको दीवार पे बॉडी पेंटिंग गोदना में दिखाई देती थी, भू अलंकरण में दिखाई देती थी। अब लेकिन ये अभी उनके जो फॉर्म्स है, उनकी जो चित्रकला है वो हमें अलग अलग माध्यम से दिखाई देती है। वो भी अभी एक्रेलिक कलर्स वापर रहे हैं, कैनवास वापर रहे हैं, कागज वापर रहे हैं। लेकिन जो दीवार के उनके जो पेंटिंग्स थे जो अभी देखते हैं तो वो पेंटिंग्स नैसर्गिक रंगों से किया करते हैं, उसमें वो वेजिटेबल्स कलर्स भी वापरते हैं और फ्रेस्को पेंटिंग की तरह ही वो ड्यूरेबल रहते हैं। अब ये इनकी चित्रकला कैसे बढ़ी, एक तो उनमें ऐसा रहता है कि मांगता रहती है, जो मांगता रहती है वो पूरी होने के बाद वो अपने घर में पंडित जी को बुलाते हैं, पूरे धार्मिक विधि से वो उनकी जो दीवार की जो मांगते के जो पेंटिंग है वो शुरू कर देते हैं। घर की महिलाएं भी उनके साथ रहती है, प्रसाद भी बांटा जाता है। अब ये हो गया दीवार का भित्ति चित्र का। अब हम लोग देखते हैं गोंदना। गोंदना ये हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में उसी तरह बाकी के प्रदेशों में भी दिखाई देती है, लेकिन उनके जो फॉर्म्स है वो बहुत अलग अलग है। गोदना करते समय महिला को बहुत दर्द होता है, इसलिए गोदना के समय गाना गाते हैं, ढोलक बजाते हैं और उसका जो ध्यान है वो गोदने की तरफ नहीं जाते हुए गानों के ऊपर चला जाए और वो जो पीड़ा रहती है वो महिला सहन कर पाएगी, ऐसे एक आदिवासी जमाती में सोच है। अब ये गोदना महिलाओं के शरीर पे क्यों किया जाता था? ऐसा सोचते हैं कि नहीं, हम जो यदि हम अलंकार पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं तो वो हमारी चोरी हो जाएगी, तो ये हम लोग जो गोदना करते हैं वो कभी किसी से चुराया नहीं जाएगा। चुराया नहीं जाएगा, एक सौंदर्यता प्रतीक भी हो सकता है और उनके जो फॉर्म्स रहते हैं वो भी एक विशिष्ट अर्थ के साथ हमको दिखाई देते हैं। पिठोरा भील, पिठोरा ये भी मान्यता के ऊपर ही करते थे, मांगता पूरी हो गई तो पिठोरा कर लिया। पट्टचित्र ये जो हम शैली देखते हैं ये दो जगह हमको ज्यादा दिखाई देती है, एक पट्टचित्र ओडिशा और पट्टचित्र वेस्ट बंगाल। और पट्टचित्र कलमकारी भी गुजरात की भी होती है, ये थोड़ी सी धार्मिक अनुष्ठान में चली जाती है। लेकिन पट्टचित्र वेस्ट बंगाल स्क्रोल पेंटिंग जिसको हम कहते हैं, वो उनका चित्रों के साथ 11-11, 12-12 फीट के जो पट्टचित्र रहते थे तो वो उन पेंटिंग के साथ समाज को सुधारना, समाज में नए विचार को प्रज्वलित करना, ये भी उनका एक काम रहता था। वहां के कलाकार, चित्रकार और कलाकार दोनों गाना खुद बनाते हैं, खुद उसका ऑडियो वीडियो विजन उनके साथ रहता है, गांव-गांव में जाते हैं और सामाजिक सुधारने का कार्य इन पट्टचित्रों द्वारा भी किया जाता है। अब इनकी कला हम समकालीन चित्र का उसको अंगीकृत कर रहे हैं, हमारे चित्रों में कहीं ना कहीं उनकी छाप दिखाई देती है। वो चाहे तो सौरा की हो, वारली की हो, गोंडी की हो, भील की हो, वो टेक्निक हम लोग अभी हमारे पेंटिंग में लेना शुरू कर रहे हैं। अब क्या हो जाता है कि हम उनसे अलग काम में निकल जाते हैं और वो जो काम रहता है वो हमारा उनसे अलग तो दिखाई देता है,
लेकिन मालूम पड़ जाता है कि नहीं, ये जो फॉर्म है ये इस कला से लिया हुआ है, और उसके कलर स्कीम भी हम लोग तड़क भड़क या आकर्षित करने वाले वापरते हैं। अब कभी कभी क्या होता है, ये जो चित्रकार है उनकी रोजी रोटी कमाना एक उनके लिए एक बहुत आवश्यक हो जाता है, इसलिए वो अपने गांव से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन अपनी कला वो छोड़ते नहीं हैं। अब इस कला को संवर्धित करने के लिए हम लोगों ने क्या क्या करना चाहिए? कभी कभी क्या होता है, हम लोग शिविर लगाते हैं, वो शिविर लगाते हैं, लेकिन क्या चित्रकार उसमें सम्मिलित होते हैं? मेरा अनुभव ये नहीं है। शौक के लिए करने वाले चित्रकार जो रहते हैं, जो फैब्रिक पेंटिंग करते हैं या क्लासेस चलाते हैं, एकेडमी चलाते हैं, उनके लिए ये फोक आर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा अनुभव आया कि करीबन 25 से लोक शैली के शिविर करने के बाद भी चित्रकार या हम लोग कहेंगे इसमें रुचि नहीं लेते हैं। पता नहीं उनके सोच क्या है। तो मुझे कैसे कहने की लगता है कि उन्होंने भी हमारी ये जो आदिवासी चित्रकला है उनका भी स्टडी करना चाहिए। जैसे हम लोग शिल्प देखते हैं, मंदिरों के शिल्प देखते हैं या कंटेम्पररी आर्टिस्ट का स्टडी करते हैं, तो आदिवासी चित्रकला में भी उन्होंने अभ्यास करना चाहिए। तो ही एक हमारे जीवन में कैसे हो सकता है कि भाई जो विलुप्त होती हुई चित्रकला है उसको संवर्धन करने का काम भी हम लोगों ने करना चाहिए। अब ये आदिवासी का जब शिविर लगाती थी तो कभी कभी एक बहुत ऐसे एक मजेशीर ऐसी बात हो जाती थी, जैसे चित्रकला जो कच्छ की है, जो घोड़े की लीद से बनाते हैं, उसमें मिट्टी डालते हैं और 2D उसका इफेक्ट रहता है, घास से वो डेकोरेशन करते हैं। ये कलाकार मेरे यहाँ आए, अब 2-3 दिन मैंने उनको कहा कि आप खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो मैंने कहा आप खाना बना लीजिए। कुकर लगाया, कुकर की सीटी नहीं मालूम थी, तो वो बेचारी डर के पीछे की तरफ आ गई। मैंने कहा क्या हो गया मुन्नी भाई, क्यों डर गई? वो कौन सी आवाज आई? मैंने कहा कुछ नहीं, वो दाल है। उसने बघार लगाया, बघार लगाते समय आधा किलो सब्जी के लिए उसने आधी कटोरी लाल मिर्ची की पाउडर डाली। हम सोच भी नहीं सकते हैं, उतना ही सारा टमाटर डाला। और उस दिन वो तीनों कलाकार अच्छी तरह पेट भर के उन्होंने खाना खाया, नहीं तो वो अपनी थाली गाय को खिलाती थी। अब ऐसे जो उनकी जीवन शैली है वो शिविर करते समय भी हमें मालूम पड़ जाती है। मानकी देवी आई वारली सिखाने के लिए, मैं प्रेस ड्यूस देने गई थी, तो उसने आके देखा तो घर में बर्तन पड़े हुए हैं, वो बर्तन मांजने लगी। ये जो इनके अनुभव आए हुए हैं वो सही में एक हमें कुछ ना कुछ दिशा देते हैं कि सभी जो ये लोग हैं ये हमारे हैं, हम उनके हैं। कलाकार कलाकारों का ही रहता है और कलाकारों का ही रहना चाहिए। जैसे जैसे हम इनकी कला सीखते जाते हैं, उनके जो फॉर्म से, उनके जो आकार है, उनकी जो आकृतियां हैं, अभ्यास करते समय एक बहुत उसमें एक इंटरेस्ट पैदा हो जाता है, इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। और वही इंटरेस्ट रखने के लिए हम लोगों ने बहुत सारा काम करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। अब ये सिर्फ रंगों की बात होगी, सिर्फ रंग ही उनके नहीं है, उन्होंने लकड़ी के ऊपर भी कार्विंग किया हुआ है। क्ले भी उनकी एक महत्वपूर्ण माध्यम है। रंग नैसर्गिक है। गोदना के लिए काला रंग जो वो करते हैं वो हमारे दिए की काली रहती है, काली में वो माँ का दूध डालते हैं और बारीक सुई से वो गोदना करते हैं। हर एक आदिवासी के गोदने के जो आकार है, जो फॉर्म्स है, वो बहुत अलग अलग रहते हैं और वही उनकी जो विविधता है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी है और वो उन्होंने अपनी परंपरा रखी हुई है। और इसमें ऑडियो वीडियो हो गए एक एक पॉइंट। हिमांशु जी कुछ और पूछना है आप सवाल कीजिए तो मैं उसके जवाब दे पाऊंगी।
जी दीदी, वैसे सवाल तो बहुत हैं, लेकिन कुछ प्रमुख सवाल मैं कर लेता हूँ, और इसका जो अगला सत्र करेंगे उसमें हमारे जो शोधार्थी या विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं उनके भी हम कुछ सवाल ले लेंगे। तो अगर आपका आदेश हो तो 1-2 सवाल मैं कर लेता हूँ, अगर आप कहें तो। बिल्कुल हिमांशु जी। अ, ये जो आदिवासी चित्रकलाएं हैं, इनकी मूल रूप से विशेषताएं क्या होती हैं? कोई भी एक नवीन, जैसे हम अलग विधा से हैं, या जो चित्रकला या कला जगत से नहीं है, सामान्य दर्शक है, तो वो कोई भी पेंटिंग देख के कैसे ये अनुभूति कर सकता है कि ये वास्तव में ट्राइबल आर्ट है, इसमें क्या खूबियां होती हैं? कुछ ऐसे अगर पक्ष पर आप विचार हमारा मार्गदर्शन करें तो दीदी। उनकी जो आकृतियां हैं वो बहुत ही सीधी सादी भोलेपन दर्शाती हुई रहती है। यदि किसको भी ड्राइंग नहीं आता हो, चित्रकला माध्यम जिसका नहीं हो, वो भी वो अपने कर सकता है। अब ये जो फॉर्म्स है उनके कुछ नाम भी रहते हैं। अब वो नाम सीखना, करना, पढ़ना, ये एक चित्रकारों का भी कर्तव्य रहता है, लेकिन ये जो उनकी कला है वो मन को छू जाती है, और हर एक सामान्य व्यक्ति को भी वो, भले वो चित्रकला के क्षेत्र का नहीं हो, वो उसको समझ में आ जाती है। दीदी, इनके रंगों की कुछ विशेषताएं होती हैं? और रंग वैसे वो जो घर में वापरते हैं, अब जैसे उन्होंने माध्यम बदल दिया, पहले घर में पेंटिंग करते थे, अपनी दीवारें सजाते थे, तो जो नेचुरल रंग है, नैसर्गिक रंग वही वापरते थे, उसमें वो गोंद मिलाते थे। और वेजिटेबल कलर्स, जैसे गोमूत्र से भी वो पीला रंग बनाते हैं, शलगम उनका रहता है। ऐसे जो विविध नैसर्गिक जो हमारी वस्तुएं हैं वो उनकी कलर तैयार करते हैं। जैसे ये ओडिशा का मैं एक बताती हूँ कि जो कलाकार वो आए थे, प्रहलाद आया था और प्रमोद जी आया था, तो उन्होंने क्या किया था, उनके कलर्स वो लेके आए थे, नैसर्गिक रंग। सुबह उठ के जैसे उसने कहा, अपनी जो नारियल की जो कटोरी रहती है, जिसको 3 छेद नहीं रहते, ऐसी आधी कटोरी वो लेते हैं, उस कटोरी में रंग भर दिया जाता है, और सुबह उठ के वो कहते कि हम चाय वगैरह तो पीते ही नहीं है, बिस्तर में बैठे बैठे पहले उठने के बाद वो जो कटोरी है वो उसको हिला हिला के वो स्मूथ रंग बना के रख देते हैं। तो जैसे भी हमने चाय पी ली या हमारे जो नहाना धोना वगैरह हो गया, उसके बाद हम काम करने बैठ जाते हैं। अब नारियल के कटोरी में वो रंग डालना, ये भी एक मेरे लिए बहुत अच्छी सीखने की बात थी कि उसका एक नारियल के कटोरी का एक टेक्सचर रहता है, एक पोत है, उस पोत के ऊपर वो उठने के बाद पहले घुमाते घुमाते रंग घुमाते हैं, तो उसमें एक तरह की चमक आ जाती है, और जो रंग भी यदि सूखा हुआ हो तो वो भी नरम मुलायम हो जाता है उनके पेंटिंग के लिए। अब उनका जो कैनवास है ओडिशा पट्टचित्र का, वो भी साड़ी के ऊपर साड़ी लपेट लपेट के या हम लोग रखते हुए चिए के आटे से वो चिपका लेते हैं, और उसके ऊपर ये जो नैसर्गिक रंगों का जो इफेक्ट आता है वो हमारे कागज के ऊपर नहीं आ पाता। इसलिए उनकी जो विधाएं हैं वो हमने अंगीकृत करनी चाहिए और सीखनी चाहिए। बहुत सुंदर दीदी। मैं जो हमारे साथ विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं, शोधार्थी हैं, और जो चित्रकला विधा से भी संबंध रखते मैं देख पा रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, उनसे भी आग्रह करता हूं कि आपके मन में कुछ जिज्ञासाएं हो, सवाल हो, तो आप आदरणीय ताई से पूछ सकते हैं। हाथ ऊपर कीजिए तो अनम्यूट कर देंगे हमारे शिवाजी। आप अनम्यूट करके कर सकते हैं। वीरेंद्र जी हैं, सभी के मन में कुछ सवाल हो तो। भावेश जी को मैंने अनम्यूट किया। जी भावेश, आपको अनम्यूट किया गया है, आप पूछिए सवाल। आवाज आ रही भावेश आपको? सभी अपना वीडियो ऑन कर लें, जो सवाल पूछना चाहते हैं वीडियो ऑन कर लें, जिससे हम देख पाए आपको स्क्रीन पर। जी दीदी, भावेश का जब तक सवाल आता है तब तक मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। ये जो जनजातीय कलाएं हैं, जो हमारे जनजातीय चित्रकार हैं, इनको, इन कलाओं को, क्योंकि ना केवल बल्कि बहुत सारी लोक कलाएं भी हैं या नाट्य की कलाएं भी हैं और चित्र की कलाओं की अनेक शैलियां हैं,
वो भी विलुप्त होने की कगार पर है। और अगर हम इनका एक रेशो की बात करें तो भाषाओं को मैं थोड़ा सा देख रहा था, तो मात्र 10 करोड़ लगभग जनजाति होंगे जो हमारे भारतवर्ष में 135 करोड़ की आबादी में से, और बहुत सीमित क्षेत्र में इनकी भाषा, बोली और वो कला संस्कृति रहती है। तो इतनी प्रॉब्लम के बावजूद, इतनी समस्याओं के बावजूद इनकी कलाओं को संरक्षण और संवर्धन कैसे किया जाए? कैसी ऐसे योजनाएं या पक्ष हो सकते हैं? ऐसे तो देखा जाए तो हमारे यहाँ म्यूजियम्स है, म्यूजियम्स में उनका कलेक्शन है, जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में है। आदिवासी लोक कला परिषद का भी उन्होंने पूरा उसका डॉक्यूमेंटेशन और उसका डिस्प्ले उस म्यूजियम में किया हुआ है। लेकिन वही बात होती है, क्या उतना काफी है? मुझे ऐसे नहीं लगता कि वो काफी है। यदि हम लोग हर चित्रकार के मन में यदि हम लोग ऐसे इच्छा पैदा करें या उनको ऐसे बताएं कि नहीं रे, इतनी सारी चित्रकलाएं हैं, लोक शैलियां हैं, आदिवासी चित्रकला है, तो आपने उनको पढ़ो। पढ़ने के बाद आपने उसमें यदि हम लोग डेप्थ में चले जाते हैं तो उनकी भावनाएं कितनी उससे रिलेटेड है ये मालूम पड़ जाएगी। सिर्फ हम देख के म्यूजियम में देख के वो हमें भावनाएं मालूम नहीं पड़ेगी ना, उनके बारे में, इतिहास के बारे में भी हमको जानकारी मिलेगी। इसलिए हर एक ने कुछ ना कुछ, चित्रकार ने या स्टूडेंट्स जो रहेंगे फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स, वो उन्होंने स्टडी करना चाहिए। भले आप अपनी एक शैली, क्योंकि चित्रकार का एक शैली डेवलप करनी रहती है और वही उसकी पहचान रहती है। तो आदिवासी शैलियों में भी वो उनकी पहचान ही है, उस पहचान को हमको सीखना चाहिए, देखना चाहिए और पढ़ना चाहिए। जी दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। किसी शोधार्थी विद्यार्थी के मन में कोई जिज्ञासा? आवाज आ रही है? भावेश जी। मैं बोलूं? नमस्कार। नमस्कार। शोभा जी नमस्कार। मैं इंदौर से नमिता मालविया आपको नमस्कार करती हूँ। मैं नमिता इंदौर से जी। ही हूँ। कैसे दी? मैंने बहुत सारी वर्कशॉप आपकी अटेंड की है अरे बाप रे। और आज शिवानी और नीरज भैया ने आज अपने को ऐसे मिला दिया है ऑनलाइन। तो सभी को मेरा नमस्कार। बिल्कुल ठीक को नमिता। धन्यवाद कि इस तरह हम मिले। और दीदी को बहुत सारा जानने का मौका मिला। बिल्कुल ठीक है जी नीरज भाई, आप कुछ कह रहे थे? जी जी, मैं ताई से एक सवाल करना चाहता हूँ। जैसे जैसे मॉडर्न जो पेंटर होते हैं अपनी पेंटिंग को नाम देते हैं, सोल ऑफ नेचर या कुछ भी XYZ, तो क्या ट्राइबल पेंटर अपने जो भी पेंटिंग होती है उसको कोई नाम देते हैं क्या? हर चित्रकला को अलग नाम, कहानियां तो होती हैं ये मैंने सुना है, लेकिन हर पेंटिंग का क्या कोई वो नाम देते हैं, ये जानना था। वैसे तो नाम अभी तक दिखाई नहीं दिया है, क्योंकि विषय यदि होगा, यदि हम लोग उनको बुलाते हैं और उनसे पेंटिंग करवा लेते हैं तो एक विषय हम उनको दे देते हैं। लेकिन आदिवासी जीवन शैली हम लोग देखते हैं तो वो प्रकृति के साथ ही जीते हैं, तो उनके जो विषय है वो प्रकृति ही है, निसर्ग ही उनका विषय है और निसर्ग ही उनका गुरु है। तो वही उनके पेंटिंग में दिखाई देता है और बाकी का हम लोग वो समझ जाते हैं कि किस तरह की उनकी पेंटिंग है और उसके पीछे की भावना कैसी है। कि निसर्ग हर एक को हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति, आदिवासी लोगों की चित्रण के द्वारा जो अभिव्यक्ति रहती है वो हमारे से निश्चित तौर पे अलग रहती है। हम भी सिंप्लीफाइड फॉर्म्स लेते हैं, स्टाइलाइजेशन करते हैं। मॉडर्न आर्ट की आपने बात की, अब एक देखा जाए तो मॉडर्न आर्ट मैं तो नहीं कर पाती हूँ, पता नहीं क्या होता है, जो मेरे को पसंद है वो मैं वही करूंगी। यही एक बात हमारे चित्रकारों में भी रहती है, यदि मेरे को पसंद नहीं आया तो सामने वाले को वो चित्र क्या पसंद आएगा? शायद ही आएगा। तो इस सोच के साथ मैं भी मॉडर्न आर्ट में अभी गई नहीं हूँ। फिगरेटिव करते करते इतनी सारी लोक शैलियां, लोक चित्र शैलियां जो सीखी है, कहीं ना कहीं मेरे पेंटिंग में फिगरेटिव में, आकृतिबद्ध में उनके डेकोरेशन का जो इफेक्ट है वो कहीं ना कहीं हर पेंटिंग में 2-4 साल बाद में बदलती रहती हूँ। और वही का वही काम करने के लिए हर एक चित्रकारों को भी इच्छा नहीं होती,
हमारे यानी समकालीन चित्रकारों की तरफ देखते हैं, लेकिन ये जो पारंपरिक चित्रकार करते हैं वो अपने चित्र शैली में बदल तो कुछ नहीं करते हैं। यदि हम लोग कहते हैं कि भैया इस तरह का काम करवा दो तो वो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो उनको जोर जबरदस्ती या उनके मन के विरुद्ध हमने बताया हुआ काम करना चाहते हैं, करते हैं। वो जो उनके शैली में वो निसर्गिकता काम करते हैं या शांति से काम करते हैं वही उनको पसंद आता होगा, ऐसे मुझे लगता है। जी जी बहुत बहुत सुंदर। और किसी के मन में कोई जिज्ञासा और सवाल हो, हम अपने कार्यक्रम के सरस जी से चाहेंगे। हेलो, मतलब आप मैं हेलो जी जी मैं जी बोलूं, मैं राजेंद्र हूँ दिल्ली से और थिएटर करता हूँ मैं। और नमस्कार। थोड़ा क्योंकि कला, हाँ नमस्कार नमस्कार, जिंदाबाद। और क्योंकि थिएटर तो सभी विधाओं को जोड़ता है और थिएटर में हर किसी की जरूरत है। पेंटर है तो उसकी जरूरत है, अगर बढ़ई है तो उसकी जरूरत है, लोहार है तो उसकी जरूरत है, सबकी जरूरत रहती है। तो दरअसल क्या है कि मेरी एक जिज्ञासा है, क्योंकि जो चित्रकला है वो कम्युनिकेशन का माध्यम है, और अगर हम आदिवासी और आदि कलाओं की बात करें तो गुफाओं में भित्ति चित्र मिलते हैं और ये सारे मिलते हैं, और वो कम्युनिकेटिंग थिंग्स थी, जो मुझे लगता है एक कम्युनिकेशन है जो एक पीढ़ी से या एक समाज व्यक्ति से व्यक्ति पर जा रहा है। लेकिन आपने एक कुछ मुझे एक चीज आपने कहा कि वो पंडित को बुलाकर रिचुअल्स कराते हैं पेंटिंग बनाने से पहले। तो क्या और अगर, क्योंकि आदिवासियों के अपने देवी देवता या अपने खुद के बनाए हुए उनके प्रकृति के पुजारी, बेसिकली वो प्रकृति के पुजारी मैं समझता हूँ, अभी आपसे मैंने सुनी है बात, वो प्रकृति के पुजारी हैं, तो पेड़ों को या जानवरों को या इन सारी चीजों को ही वो स्वीकार, मुझे लगता है कि उनकी स्वीकृति थी। और पेंटिंग्स में देखता हूँ तो उसमें वही होती है ज्यादातर। तो वो किन देवताओं की पंडित जी आकर रिचुअल्स करवाते थे? क्या वो आदिवासियों के ही देवताओं को सुहा वगैरह करवाते थे या क्या करवाते थे? क्योंकि ये बड़ा कंट्राडिक्टिंग चीज है कि हम आदिवासियों की कलाओं को एक जगह में हम लोग समेटने की कोशिश कर रहे हैं कि आदिवासियों को हम हिंदुइज्म में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक कंट्राडिक्शन मुझे लग रहा है, क्योंकि आदिवासियों का तो अपना ही डिफरेंट कल्चर है, तो उसमें वहाँ कैसे पंडित जी पहुंच रहे हैं और रिचुअल करा रहे हैं? बस मुझे थोड़ा सा ये जानना। नहीं, उनके जो पंडित जी है वो धार्मिक विधा तो करते ही है। जैसे मन्नत मांग ली तो 5 घोड़े रहते हैं हमारे पिठोरा में, और उनके भगवान भी है, भगवान के नाम भी है, उसी भगवान के नाम से वो करते भी है। और उसका जो कंपोजिशन रहता है वो भी बहुत अलग रहता है, उसमें उनके जीवन शैली भी आ जाती है और वो धार्मिक अनुष्ठान ही कहलाता है। मान्यता मांग पूरी होने के बाद जो उनकी तो धार्मिक जो विधि रहती है वो करते ही है, और वो उनके भगवान की तरफ से रहते हैं। और वो जो पेंटिंग रहता है, आप देखिए पिठोरा में वो बहुत सारे घोड़े, कभी 9 घोड़े, कभी 7 घोड़े, हर एक घोड़े का नाम अलग अलग है, उसके फौजदार है, उसके भगवान है, वो घोड़े पे क्यों सवार है, उनकी कुछ जो कहानियां हैं वो सररियलिज्म के ऊपर रहती है। जैसे पल्लू में यदि हम अग्नि लेके जाते हैं तो क्या वो पॉसिबल है? लेकिन नहीं, पॉसिबल नहीं है। लेकिन उनकी वो कहानियों में हमको वो प्रदर्शित होता है कि वो जो कहानियां हैं, हम लोग कहते हैं कि डाली सररियलिज्म के मास्टर गुरु हम लोग कहते हैं। लेकिन यदि आदिवासी लोगों की हम कथाएं और उनकी जो अभिव्यक्ति रहती है पेंटिंग की, वो उसके पीछे की कथाएं सुनते हैं, उनकी कहानियां सुनते हैं, उनके गाने सुनते हैं, तो वो भी एक सररियलिज्म ही होता है। गौंडी चित्रकला में हमको ये बहुत सारा दिखाई देता है। गौंडी लोगों के उसमें धार्मिक अनुष्ठान बिलों में रहते हैं, और वो उनकी जो विधि है वो देखने के लिए उनमें मुर्गा भी चाहिए, उनको दारू भी चाहिए, उनको वो बिंदु बिंदु वाली जो उनकी रंगोली है वो भी चाहिए, हल्दी कुंकू चाहिए। वो एक अलग तरह से हम लोग देखने के लिए जो उनका जो धार्मिक अधिष्ठान है वो देखना और उसको पढ़ना और उसका अभ्यास करना, ये भी हमारे लिए एक चैलेंजिंग जॉब रहता है। इसका मैं इसको अलग समझ पा रहा हूँ, तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो आदिवासियों के जो गांव के अंदर जो व्यक्ति बुजुर्ग हो गया है या उन रिचुअल्स को, जो उनकी परंपराओं को जान रहा है, उनके साथ में मैं नीरज जी कुछ मैं बोलना चाहूंगा। जी जी राजेंद्र, मैं
नहीं, हाँ हाँ, मुझे हम माइक क्या यहाँ पर अनम्यूट इसलिए कीजिए बोल आप। रहा हूँ। नहीं, मैम से मैं अनम्यूट जान है? लूं। नीरज भाई, मैं मतलब बहस का मुद्दा नहीं, ज्ञान की बात है, मैं सीखना नहीं चाह रहा नहीं, हूँ। मैं शेयर करना चाहता हूँ, हो सकता है वो मतलब नहीं नहीं क्लियर हो जाए, मतलब मैं जी जी बहस जी नहीं। जी 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 जी, मैंने बोलिए। काम किया इसलिए, मतलब जी मैम ने जो नीरज कहा ना भाई, कि पंडित जी, जी जैसे नीरज मैम भाई। ने कहा पंडित जी, तो हमने एक बड़ा देव महोत्सव किया था। बड़ा देव गुणों के आराध्य देव होते हैं, बड़ा देव को ही महादेव भी कहा जाता है, शिव भी कहा जाता है। तो उनके यहाँ उन्होंने कहा कि हमारे जो गुरु जी हैं पंडा, वो आएंगे, मतलब उस कम्युनिटी के जो पंडित जी हैं, उस कम्युनिटी के पंडित जी की बात हाँ, मैं कर रहे हो थे। रही है। मैं उसी दूसरे जी तरीके से बोल रहा हूँ कि एक अनुभवी व्यक्ति हो जाता है, जैसे गांव बस्ती के अंदर एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो अनुभवी नहीं कहूंगा उसमें मैं वो ये आदिवासियों कहूंगा। में कास्टिज्म है, मैं ये कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मैं आपसे। नहीं, वो कास्टिज्म तो है, वो अलग बात है, नहीं नहीं, कास्टिज्म मैं है। अच्छा, उस तरह से है देखिए, आदिवासियों में कि उनका लेकिन अलग नीरज, से कोई आया राजेंद्र है। जी, पंडा और पंडित जी में बहुत अंतर है। हाँ जी 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 सर, पंडा हाँ जी, अलग थैंक है, यू। पंडित जी अलग हैं। पंडित जी का प्रवेश आदिवासी समाज में न के बराबर है। अभी भी उनका सारा काम उनके पंडे से चलता है। जी 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 तो जी ये पंडित जी अलग हैं और पंडा अलग है। जी 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 तो जी वो कहने दोनों का को एक करके तात्पर्य चलना वो है। था। शब्दों का फर्क हो गया हाँ पंडा हाँ और हाँ, पंडित जी में। जी 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 जी। जी नहीं जी नहीं, आपने शब्द बहुत किए, शब्दों का क्योंकि ये फर्क हो गया। वास्तव में ये ऐसा विषय है जिसपे बहुत मतांतरवाद विवाद हैं और अलग अलग हाँ पक्ष हैं, और हाँ उसको हाँ, उसके विविधता ही उसकी खूबसूरती है, ऐसा नहीं है जी जी। सभी की। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पर जो परिचर्चा, ये भी एक सकारात्मक रूप है, क्योंकि परिचर्चा का जो उद्देश्य है उनकी कलाओं को समझना जानना, क्योंकि प्रत्येक हाँ तरह का जो दर्शक वर्ग है, जो श्रोता है, विद्यार्थी, वो जुड़े हुए हैं। तो ये इस तरह के प्रश्न पैदा होना अपने आप में ये जाहिर करता है कि जो हमारा योजना है, जो हमारी परिचर्चा चल रही है, वो बहुत ही सही रास्ते पर है। एक्चुअली मैं तो एक जी इसके जी। लिए मैं सभी का धन्यवाद देता हूँ। मैं प्ले लिख रहा हूँ, एक, और बड़ा इसी विषय पर है, तो मैं एक्चुअली मैं जानना भी चाह रहा था कि मैं समझ पाऊँ, क्योंकि वो प्ले मॉडर्नाइजेशन से सीधा आदिवासी में प्रवेश नहीं करता है, नहीं, तो राजेंद्र जी, आप उसमें बिल्कुल हाँ, सही समझने कह की रहे हैं, जरूरत है। लेकिन चूंकि क्या है, यहाँ पे हमारी कुछ समय की मर्यादा है, हाँ कुछ हाँ, थैंक यू सीमाएं थैंक यू हैं। थैंक यू, कोई बात लेकिन नहीं, कोई हाँ, बात नहीं। मेरा एक आग्रह भी है आपसे कि आप आदरणीय हमारी ताई जो हैं, वो बहुत सहज और सरल हैं और हाँ उपलब्ध हाँ हैं। हाँ, आप आराम से जी उनसे जी परिचर्चा जी करके जी इसको जी जी, करें। बिल्कुल। तो अगर आप हाँ सबकी आज्ञा हो तो मैं कार्यक्रम के समापन पर जी जी, जाना चाह रहा हूँ। अच्छा, जी जी जी, थैंक यू। जी, और कोई सवाल है किसी के मन में? नहीं, सवाल नहीं, मतलब आभार प्रदर्शन के लिए हम चाहेंगे हिमांशु जी, जी जी, आभार मतलब प्रदर्शन के ताई लिए। अगर सरस जी को आमंत्रित दीदी करते ताई, हैं। अगर आप कुछ कहना चाह रही हो, कुछ जी अंतिम ताई, हाँ, जी ताई पहले अपने जी जी जी। ताई, बोलो। हाँ मतलब अभी है, मतलब आप कंक्लूजन करेंगे, उसके बाद समापन की घोषणा होगी। नहीं, वही मैंने कहा कि एक तो शिक्षण जो था वो मराठी में था, इंदौर आने के बाद जी हिंदी सीख ली, और वो जी पंड्या जी। और पंडित जी में जो फर्क मालूम पड़ गया, वो मेरे लिए भी एक सीख थी। वही नहीं होता नहीं, है कि जो हम शब्द हमारे रूटीन में है वही हमारे मुंह से निकल जाते हैं, और जो ट्रेडिशनल या पारंपरिक जो शब्द ताई है जी, वो मुझे हमारे यहाँ एकदम से याद नहीं आया था। हमारे यहाँ जैसे चित्रकला की चर्चा हो रही थी कि नामकरण नहीं है। हमारे इधर के जो आदिवासी हैं बघेलखंड के या विंध्य के, उनके जो चित्र है, भूमि चित्र हैं और भित्ति, दो ही तो चित्र होते हैं वैसे, उनके काष्ठ कलाएं अलग होती हैं। तो भूमि चित्र और भित्ति चित्र जो हैं वो पारंपरिक है, परिस्थिति जन्य है, इसलिए उनका नामकरण भी है। भित्ति चित्रों का भी नामकरण है और भूमि चित्रों का भी नामकरण है, और वो कब बनाए जाते हैं ये सारा जिक्र है उसमें। तो हमारे यहाँ जो परंपरा से चले आ रहे हैं, जो उनके आदिवासियों के लोक चित्र शैली है, वो बड़ी अद्भुत है और उसके नाम भी हैं और उसके रंग भी अद्भुत हैं। वो अलग अलग रंगों का भी विश्लेषण है कि कौन रंग कब चढ़ेगा और कहाँ चढ़ेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और मैं कार्यक्रम के अंतिम रूप में आग्रह करता हूँ शिव शंकर मिश्र जी से, सरस जी से, कि वो आभार प्रदर्शन करने की कृपा करें। मैं तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे नहीं मालूम था कि मुझे ये आभार प्रदर्शन करना पड़ेगा। ये नीरज और जो है तो ये लोग सिवा लोग कर दिए होंगे, लेकिन अच्छा लगा। कम से कम चित्रों को लेकर के और उनकी कलाओं को लेकर के एक अच्छी सार्थक चर्चा हुई।
और गिरिजा शंकर सर तो हम लोगों से मिलते रहते हैं, तो हम लोग तो उनको उनसे पढ़ते रहते हैं। हम लोग अभी भी जब उनके बीच में बैठते हैं तो एक विद्यार्थी की तरह बैठते हैं, तो अच्छा लगा। और सारी चर्चाएं, ताई जी की भी चर्चाएं बहुत अच्छी रही और बड़ी मार्गदर्शक रही। झा साहब भी बहुत अच्छा बोले और बहुत अच्छा लगा उनका। और हिमांशु जी, आपने संचालन बहुत अच्छा किया है सारी पूरी संगोष्ठी का, पूरी वार्ता का, धन्यवाद तो सर, बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा। और फिर ये हो और एक और चर्चा, व्यवहारिक चर्चा हो आदिवासियों की चित्रों को लेकर के। मेरी व्यक्तिगत जिज्ञासा है कि जी। उनके चित्रों के अंदर घुस करके हम वार्ता करें अगर, तो उनके चित्रों में बहुत कुछ है। जो सुनने वाले हैं, नीरज जी का और शिवा का जो सब मेंटेन कर रहे हैं, हिमांशु जी आपका और सभी वक्ताओं का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही चर्चा करके और ऐसे ही काम करके आदिवासी समाज का आज की जो चित्रकलाएं हैं, जो उनकी पारंपरिक शैलियां हैं, जो गायन है, जो नृत्य है, ये सबको सहेजने का काम और सुरक्षित रखने का काम करेंगे। आप सबको हमारी तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, इंद्रवती नाट्य समिति की तरफ से और सबकी तरफ से जो भी सुन रहे हैं, जो भी इसमें लगे हुए हैं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय नमस्कार। शिवशंकर मिश्र जी। मैं पुनः हमारे आज की जो मुख्य वक्ता थी आदरणीय ताई श्रीमती शोभा वैद्य जी, आपने बहुत ही विविध पक्षों को लेकर एक विचार रखे और बहुत ही सार्थक परिचर्चा भी रही और एक अलग हम सब में जाग गई है, जिसको हम निश्चित ही, जैसा हमारे शिवशंकर सर ने कहा कि आगे हम इसकी ये एक प्रारंभ हुआ है और इसको एक विस्तृत रूप हम योजना बनाकर आपके मार्गदर्शन में जरूर करेंगे। उसी के साथ हमारे कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे परम सम्माननीय माननीय प्रमोद झा भाई साहब, क्षेत्रीय संगठन मंत्री जी। उनका तहे दिल से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं कि आपके आशीर्वाद से ये समापन आज हो रहा है, आज के प्रथम दिवस के कार्यक्रम का। साथ ही जो हमारे बिरसा मुंडा की तरह है हमारे गिरिजा शंकर भैया और गुरु जी, उनका भी प्रणाम करता हूं। और उसके साथ परोक्ष अपरोक्ष रूप से जो भी इस कार्यक्रम से जुड़े हमारे मीडिया कर्मी, हमारे पत्रकार बंधुओं, हमारे विद्यार्थी, शोधार्थी, सभी सुधीजन, रंगकर्मी और देश देशांतर तक इस ये जो कार्यक्रम का प्रसारण हो रहा है, उन सब के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिन्होंने योगदान दिया, उन सबका दिल से धन्यवाद। और पुनः कल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रण। दोपहर में 2 बजे जो लोक रंग का प्रोग्राम होगा और शाम को ठीक 7 बजे कल का हमारा जो विषय रहेगा वो रहेगा आदिवासी चित्रकलाएं, आदिवासी नाट्य कलाएं, स्वरूप और संभावना। इसी आशा के साथ, आकांक्षा के साथ कि आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा और कल के कार्यक्रम में भी इसी तरह से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर और अपने मित्रों को भी सूचना दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हों। आप सभी का पुनः हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, नमस्कार। भारत माता की जय। नमस्कार ताई, सरस जी, सभी सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं शिवा से अनुरोध करूंगा कि मीटिंग को एंड करने की कृपा करें।